अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। तेलंगाना असम्बली में कर्जों की सूरत हाल पर कांग्रेस और BRS के दरमियान इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात। वज़ीर फाइनेंस भट्टी विक्रमारक का साबिक़ वज़ीर हरीश राव के दरमियान हुई बहस। मूसी प्रोजेक्ट से आम लोगों का होगा बड़ा नुकसान, BRS मुतासरीन का साथ देगी। MLC के कविता ने कांग्रेस की रियासती हुकूमत पर की सख्त तनकीद है। तलबा की फीस रिम्बर्समेंट की रकम जारी की जाए, वरना सड़कों पर निकलकर लाखों तलबा की तायद में करेंगे एहतजाज। तेलंगाना कानून साज असम्बली में मजलिस के फ्लोर लीडर अकबर वैसी ने दिया इंतबाह। मोदी हुकूमत ने आज लोकसभा में 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल पेश कर दिया। कांग्रेस समेत अपोजिशन ने इसे विफाकी ढांचे के खिलाफ करार देते हुए वापस लेने का किया मुतालबा। और शुमाली गजा के कमाल अदवान हॉस्पिटल पर बमबारी जारी, ताज़ा हमले में 10 फ़लस्तीनी शहीद। डायरेक्टर डॉक्टर हुसाम अबू सफिया ने जाहिर की फिक्रमंदी। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे तेलंगाना और हैदराबाद की खबरों से। तेलंगाना असम्बली में आज रियासत के कर्जों की सूरत हाल पर हुक्मरान कांग्रेस और अपोजिशन BRS के दरमियान गर्मा गर्म बहस हुई, जिसमें इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात लगाए गए। वज़ीर फाइनेंस भट्टी विक्रमारक ने साबिक़ वज़ीर हरीश राव के सवाल के जवाब में इंकशाफ किया कि नवंबर 2024 से हुकूमत की ज़मानत वाले कर्जे 51,200 करोड़ रुपये तक पहुँच चुके हैं। हरीश राव ने भट्टी के तबसरों को सख्ती से मुस्तरद करते हुए दावा किया कि तेलंगाना के जुमला कर्जे 7 लाख करोड़ रुपये तक पहुँचने का दावा गलत है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत ने एक साल में 1,27,000 करोड़ रुपए के कर्जे लिए, जबकि BRS ने अपने दौर में 4 लाख करोड़ रुपए के कर्जे लिए। हरीश ने कांग्रेस पर आवाम को गुमराह करने के लिए मुबालगा राई पर मबनी आदाद शुमार पेश करने का इल्ज़ाम लगाया और याद दिलाया कि कांग्रेस ने इलेक्शन से कबल वादा किया था कि उनके तजुर्बे पर मबनी हुक्मरानी माली इस्तेहकाम को यकीनी बनाएगी। भट्टी विक्रमारक ने जवाब में BRS और हरीश राव पर असम्बली को गुमराह करने का इल्ज़ाम लगाया और कर्जों की सूरत हाल पर खुली बहस का मुतालबा किया। हरीश राव ने चैलेंज कबूल करते हुए बहस के लिए तैयारी का ऐलान कर दिया। भट्टी विक्रमार्क गारू, गौरवनीयुलु ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క గారు నేను అడిగిన ప్రశ్నకు వారు సమాధానం ఇచ్చారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం FRBM కింద తీసుకున్న అప్పులు 51,277 కోట్లని చెప్పారు. అఫ్ కోర్స్ ఈ రోజు ఉదయం నేను రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాది కూడా రిపోర్ట్ తీసుకున్న పొద్దున్నే నెట్ లో ఈ రోజు కలిపితే ఇంకో 3,000 కోట్లు పెరిగింది. ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందే 2003వ తారీఖు 5వ తారీఖు తీసుకున్నారు. ఇవాళతో కలిపితే ఇంకో 1000 పెరిగింది. 55,277 కోట్లు FRBM కింద తీసుకున్నారు. కార్పొరేషన్ గ్యారంటీల కింద 61,991 కోట్లు తీసుకున్నారు. 10,099 కోట్లు గ్యారంటీ లేకుండా తీసుకున్నారు. మొత్తంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏడాది పాలనలో చేసిన అప్పు ఎంత అంటే 1,27,208 కోట్లు. ఒక్క ఏడాదిలో వీళ్ళు చేసిన అప్పు 1,27,208 కోట్లు. 5 ఏళ్లకు మనం లెక్క కడితే ఎంత అవుతుందంటే అధ్యక్ష, 6,36,040 కోట్ల రూపాయలు 5 ఏళ్లలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేయబోయే అప్పుగా దీన్ని బట్టి మనకు స్పష్టంగా కనబడతా ఉంది. ఇకపోతే అధ్యక్ష, ఈ మధ్య కాలంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు వైట్ పేపర్, కాంగ్రెస్ పార్టీ పెట్టిన వైట్ పేపర్ బుక్ కూడా తెచ్చాను. ఇది వైట్ పేపర్. అదే విధంగా భట్టి విక్రమార్క గారు ఈ సభలో పెట్టిన పేపర్. దీని ఆధారంగా నేను పోయినసారి బడ్జెట్ సమావేశాల్లో కూడా చాలా స్పష్టంగా చెప్పాను. మీరు గతంలో BRS పార్టీ 10 ఏళ్ల కాలంలో 671 అని ఒకరంటారు, 7 లక్షల కోట్లని ఒకరంటారు, 711 అని నోటికొచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నారు. ఐ ఛాలెంజ్ 10 సంవత్సరాల పాలనలో తప్పు చెప్పినందుకే 6 నెలలకోసారి మర్చిపోతుంది అధ్యక్ష. వీళ్ళకి 6 నెలలకోసారి ఎందుకు పోతుంది నాకు అర్థం కావట్లేదు. ఆ సాధారణ ఎన్నికలప్పుడేమో ప్రజలు మొత్తం 6 నెలల క్రితం డిసెంబర్లో మొత్తం వాళ్ళని పంపించారు 2023. అదే అయిపోయిన 6 నెలలకి పార్లమెంట్ ఎన్నికలు వస్తే డిపాజిట్ గలం చేసేసారు ప్రజలు. 6 నెలల తర్వాత మళ్ళీ అసలు ఇది ఏందో వాళ్ళకి ఆలోచన పోయిందేమో, అసలు రాష్ట్ర ప్రజలు అన్ని తప్పుదోలు పట్టించారు. ఇది ఎక్కడ అన్యాయం అధ్యక్ష? ఇవన్నీ ప్రజలు ఇంత తిరస్కరిస్తూ ఉంటే ప్రజల కోసం పనిచేసే మా పైన BRS की MLC कविता ने कांग्रेस की रियासती हुकूमत पर तनकीदें की और इस मौके पर कहा कि हुकूमत की जानिब से मूसी इलाके के मुकीम अवाम की अमलाक को नुकसान पहुँचा तो हम खामोश नहीं रहेंगे, BRS उनका साथ देगी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रेवंत रेड्डी हुकूमत बेरहमी से मूसी के इलाके में मुकीम अवाम को हटाने के लिए बुलडोज़र भेज रही है। कविता ने कहा कि हुकूमत ने आलमी बैंक से 4,100 करोड़ रुपये का कर्ज लिया। उन्होंने सवाल किया कि बगैर
डिजिटल प्रोजेक्ट DPR के वर्ल्ड बैंक किस तरह आखिर खर्च जारी करेगी। लेकिन आज यहाँ तेलंगाना में एक मूसी नदी है, इसका क्लीनिंग के लिए यहाँ के कांग्रेस गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट टेकअप कर रही है और वो बताते हैं कि इसका खर्चा 1,50,000 करोड़ होने वाला है। जब हम गंगा का प्रोजेक्ट का भी कॉस्ट देखेंगे आज तक उसका सिर्फ 42,000 करोड़ हुआ है। नर्मदा, सबरमती, इन सब का भी 2-3 हज़ार करोड़ों में उन्होंने क्लीनिंग का प्रोजेक्ट किया है। लेकिन आज यहाँ कांग्रेस सरकार जो नंबर बता रही है उसका कोई डिटेल्स नहीं है, कोई डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं है। लेकिन उन्होंने अचानक से जाके वर्ल्ड बैंक में 4,000 करोड़ का लोन भी उन्होंने पूछा है। ये जो नॉन ट्रांसपेरेंट तरीका है कांग्रेस गवर्नमेंट की, इस रवैया को हमने आज एक्सपोज किया है बोथ इन काउंसिल एंड असेंबली एंड वी विल कीप एक्सपोजिंग देम, क्योंकि ये मूसी रिवर क्लीन करने के नाम से वहाँ के जितने भी गरीब लोग हैं उनको बेघर कर रहे हैं, उनके ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं, उनके घर को तोड़फोड़ कर रहे हैं और उनको कुछ कॉम्पनसेशन भी नहीं दे रहे। तो ये सारे चीज़ों को हम एक्सपोज करेंगे। BRS एज ए पार्टी मूसी रिवर बेड में जितने भी गरीब लोग हैं उनके साथ है, उनके साथ हम खड़े रहेंगे। थैंक यू। जय तेलंगाना। मजलिस रुकन असम्बली अकबर ओवैसी ने तलबा की फ़ीस रीइंबर्समेंट की रकम जारी न करने पर सड़कों पर निकलते हुए लाखों तलबा की तायद में एहतजाज की रेवंत रेड्डी हुकूमत को धमकी दी। तेलंगाना असम्बली में तलबा की फ़ीस रीइंबर्समेंट का मसला उठाते हुए अकबर ओवैसी ने कहा कि गुज़िश्ता 4 सालों से हुकूमत ने 20 लाख तलबा की फ़ीस रिइंबर्समेंट की रकम जारी नहीं की, जिसकी वजह से अक़लियतों समेत दीगर तबक़ात के बच्चों को शदीद मुश्किल का सामना है। उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग समेत कई पेशावराना कोर्सेज़ की तकमील के बावजूद तलबा को सर्टिफिकेट जारी नहीं किए गए, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजों के इंतज़ामिया भी फ़ीस रिइंबर्समेंट की रकम न मिलने से परेशान है और स्टाफ को तनख्वाह देने के मौक़िफ़ में नहीं है। अकबर ओवैसी ने कहा कि यह मसला है, इस सिलसिले में हुकूमत को फ़ौरी तौर पर कुछ न कुछ रकम जारी करना चाहिए। लाख रुपये लेकर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को नहीं देते सर, ये इतना इंपॉर्टेंट और बर्निंग इशू है सर कि ये बच्चों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ हो रहा है सर, उनके मुस्तकबिल को तारीकी में और अंधेरे में डाला जा रहा है। सर आई रिक्वेस्ट टू यू सर, काइंडली रिलीज सम अमाउंट सर, सम अमाउंट, कुछ तो पैसे दीजिए। आप किसानों को दे रहे हैं, डेवलपमेंट पे दे रहे हैं, आप तेलंगाना तल्ली के लिए दे रहे हैं, बहुत अच्छा है, दीजिए सर, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए भी तो कुछ कीजिए सर, कॉलेजेस का कुछ कीजिए, वो टीचिंग स्टाफ का कीजिए। इतना बर्निंग इशू है सर। मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत सिर्फ ये नहीं बोलेगी कि वी हैव नोटेड डाउन। No sir, please note it down as an important issue which needs to be addressed immediately sir, because the students are suffering, the colleges are suffering and the teaching staff is suffering sir, and please do not forget sir, this initiative was initiated by the Congress government, the then Chief Minister Y.S. Rajshekar Reddy Sahab, and it was continued by the TRS and the BRS government. Now you are in power, you have to release. Please do not come with the answer, नहीं ये backlogs है, TRS government 4 साल का छोड़ कर गई. Sir, when Telangana came into existence, sir, that time Andhra Pradesh had also left thousands of crores of rupees for fees reimbursement. The TRS government had cleared that, and it is a responsibility of the government to clear the fees reimbursement. Sir, the students are suffering. If not, sir, I want to come and record and say that. I want to come and record and say that MIM party is going to launch an agitation, and we are going to come on the streets, and we are going to ask all political parties to come and support the student so that the student do not suffer. Sir, thank you. विकाराबाद ज़िले के लगाचरा गांव के किसानों को गिरफ्तार करने के वाक़े के खिलाफ अलामती तौर पर अपने हाथों में हथकड़ियाँ और सियाह शर्ट पहनकर BRS के लीडर असम्बली और काउंसिल पहुंचे। असम्बली के सरमाई इजलास के तीसरे दिन यह अनोखा एहतजाज हुआ। फार्म विलेज के क़याम के लिए किसानों से राय हासिल करने के लिए पहुंचे कलेक्टर और दीगर अहदेदारों पर इस गाँव के किसानों ने मुबैना हमला किया था। इस वाक़े में मुलविस किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। किसान की सेहत की ख़राबी पर इसको हथकड़ी लगाकर अस्पताल मुंतकिल करने की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर सामने आई, जिसको लेकर BRS ने शदीद एहतजाज किया और आज BRS के लीडर अपने हाथों में हथकड़ी लगाए, सियाह शर्ट पहने असम्बली और काउंसिल के इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे और महरूस किसानों की फौरी रिहाई का भी मुतालबा किया। BRS लीडर हरीश राव ने कहा कि हम किसानों के मसाइल पर बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन रेवंत रेड्डी हुकूमत हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत किसानों पर मुबैना जुल्म और ज़्यादती कर रही है। देखिए, रेवंत रेड्डी के सरकार ने रात में 12 बजे जाके किसानों को अरेस्ट करे, किसानों के ऊपर 3rd डिग्री इम्पोज कर चुके हैं। आज किसान 30 दिन से जेल में है।
उसके ऊपर बात करेंगे बोल के बीआरएस पार्टी आज असेंबली में बीएसी में भी हम पूछे। सरकार चाहते हैं कि टूरिज्म पे बात करो। टूरिज्म में क्या जल्दी है? एक तरफ ट्राइबल किसानों को आप 30 दिन से जेल में रखे, उनको को टॉर्चर कर चुके हैं, उसमें थोड़े लोगों को हार्ट अटैक आए, उनके घर में बीवी बच्चे बहुत रो रहे हैं। आप अगर से गलती नहीं करे तो इसके ऊपर क्यों चर्चा नहीं करते? ये सीएम साहब के कॉन्स्टिट्यूंसी में जो किसान जमीन नहीं देना चाह रहे थे कि फार्मासिटी को, किसान के साथ फार्मासिटी को जमीन नहीं दिए बोल के किसान के साथ आज ये सरकार बहुत सारे केसेस लगा के जेल में डाले। हम ये पूछते हैं कि किसानों को बेशर्त इमीडिएट रिलीज करो, इसके मुद्दे पे असेंबली पे चर्चा होना बोल के बीआरएस पार्टी डिमांड कर रही है। तेलंगाना में आज असेंबली की कार्रवाई के हवाले से मजीद तफसीलात हमारे नुमाइंदे शाहनवाज बेग आगाह कर रहे हैं। तेलंगाना असेंबली सेशन का आज दूसरा रोज बीआरएस पार्टी की जानिब से हाथों में बेड़ियां बांधकर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए असेंबली के बाबू दाखिले पर बीआरएस के साबका वज़रा और अरकान असेंबली की जानिब से शदीद हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए काले कपड़े पहनकर और हाथों में बेड़ियां बांधकर कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। तो गुलिश्ता चंगीचल्ला इलाके में एक किसान को जो बेड़ियों से बांधकर उसे हॉस्पिटल लेके गया था, उसकी मुखालिफत करते हुए बीआरएस पार्टी की जानिब से आज ऐवान के बाबू दाखिले के पास शदीद नाराजगी जाहिर की। इसी तरह ऐवान में साबिका वजीर हरीश राव और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रम के बीच भी लफ्जी झड़प हुई। जो बीआरएस पार्टी गुलिश्ता 10 साल में 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया है कहकर जो भट्टी विक्रम ने बीआरएस पार्टी पर इल्जाम आयद किया था, जिसकी सख्त मुखालिफत करते हुए हरीश राव ने ऐवान में कहा कि बीआरएस पार्टी ने 10 साल में सिर्फ 4 लाख करोड़ रुपए का ही कर्जा लिया है, लेकिन कांग्रेस हुकूमत बरसरे इख्तिदार पर आने के बाद एक साल में 1,60,000 से ज्यादा जो कर्जा लिया है। अगर इसी तरह देखेंगे तो 5 साल में कांग्रेस पार्टी की जानिब से 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कर्जा लेने का उन्होंने अंदाजा जाहिर किया। इसी तरह बीआरएस और हरीश राव और भट्टी विक्रम के बीच में शदीद नाराजगी जाहिर हुई। उसके बाद यहाँ पर रुकन कानून साज काउंसिल कविता और बीआरएस के और अरकान असेंबली ने भी इसी तरह नाराजगी जाहिर करते हुए काउंसिल के बाहर कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत जो 6 गारंटी जो दिए थे उस पर कोई अमलवरी नहीं की जा रही है, इसकी हम शदीद मुखालिफत कर रहे हैं। और खवातीन के लिए 2,500 रुपये हर महीना जो देने का उन्होंने वादा किया था उस पर कोई अमलवरी नहीं हो रही। और कांग्रेस पार्टी के जानिब से इमामों और मौजूनों के ताल्लुक से भी वो कविता ने ऐवान में आवाज उठाई और कहा कि उन्हें हर महीना 12,000 रुपये देना चाहते थे, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी अमलवरी नहीं हुई। मैं फहीम अंसारी से शाहनवाज सियासत टीवी हैदराबाद। रियासत तेलंगाना में कई मुकामात सियाहत के लिए बेहतरीन है, इसको बढ़ावा देने से तेलंगाना की आमदनी में इजाफा हो सकता है। मंत्री आमिर अली खान ने तेलंगाना काउंसिल में बयान दिया। उन्होंने भी कहा कि हर साल 3 लाख लोग तेलंगाना का सियाहत की गर्ज से रुख कर रहे हैं। दीगर मुकामात को भी सियाहती मुकामात में शामिल करते हुए इसे फ़रोग़ दिया जा सकता है। And lake tourism has been always a tourist attraction places, and I think तेलंगाना में 3 लाख लोग आते सब हर साल टूरिज्म के वास्ते, और 68,000 इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं। अगर ये बनता है और जल्द बना तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। जो लोग मुतासिर हो रहे हैं साहब, उनके लिए आई थिंक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अगर वहाँ पर दिए सर तो ये हो सकता है। टूरिज्म पॉलिसी में आप बताए हैं कि 3 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। वैसे ही सब हैदराबाद में, तेलंगाना में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसमें हम फ़ायदा उठा सकते हैं। टूरिज़्म को लेके लोगों को अगर जगह वहाँ पे दिए तो वो फ़ायदा हो सकता सब। दूसरी चीज़ ये है सब कि लेक टूरिज़्म हर जगह चल रहा है। जैसे टाइगर सफारी की बात आई थी, फूड टूरिज़्म, लेक टूरिज़्म, पर्शियन आर्किटेक्चर को हम यहाँ पे हाईलाइट करें तो ये फ़ायदेमंद। तेलंगाना हज कमेटी की जानिब से अजला की हज कमेटियों और ज़िम्मेदारान का एक इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें साल 2025 के हज बैतुल्लाह के लिए इंतज़ामात और दीगर उमूर पर तफसीली इज़हार ख्याल किया गया। इस मौके पर उलमाए कराम और दानिशवरों ने खिताब किया। हज कमेटी तेलंगाना के चेयरमैन खुसरो पाशा ने सियासत टीवी के नुमाइंदे सैयद इस्माइल ज़बील्ला से ख़ास बातचीत की और कहा कि आज़मीन हज के लिए ट्रेनिंग समेत बेमिसाल इंतज़ामात किए जाएंगे और बिल्कुल मुनज़्ज़म और नए अंदाज में हज के लिए तैयारियाँ की जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटीज़ जो तेलंगाना के अज़ला में आज़मीन हज की खिदमत करते हैं,
उन सब के साथ मीटिंग थी। मीटिंग अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुई। तकरीबन डिस्ट्रिक्ट के नुमाइंदा हजरात वहाँ से आए और हमारे हज कमेटी के जो मेंबर्स हैं, जो उलमा इकराम हैं, वो लोगों से खिताब किए और जो 2024 में जो मसाइल है हुए हैं आज़मीन के साथ, उसको कैसा हल किया जाए। और जैसा कि वहाँ पर गर्मी है, अभी से जो है उस गर्मी के लिए वहाँ पर पैदल चलना है, दूसरे कई उमूर पर तबादुल ख्याल हुआ है और इंशाअल्लाह ताला अभी से जो है 6 महीने बाकी हैं। यानी तरबियत में चलने से लेकर उनके सेहत से लेकर मनासिक हज से लेकर तमाम चीज़ों की जो है ट्रेनिंग दी जाए ताकि किसी किस्म की कोई दुश्वारी ना हो। तरबियती कैंप का जो फॉर्मेट हमेशा हर साल रहता है जी, इस बार तब्दील कर रहे हैं उसको? जी हाँ, इस बार जो है कुछ तब्दील होगा। हमारे जो मेंबर्स हैं बाद अज़ला की उनको ज़िम्मेदारी दी जाएंगी और जो अज़ला में कम आज़मीन है अब बाजू के अज़ला को उनको अटैच किया जाएगा और बेहतर उलमा इकराम और तजुर्बेकार लोगों से जो है ट्रेनिंग दिलवाई जाएंगी। देखिए, आप एक मशाइख ख़ानदान से वाबस्ता है, आपकी वाबस्तगी, तो इस बार जो तैयारियां हैं हज के, उससे बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद है तेलंगाना की आवाम खासतौर पर। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ऐसा मजहबी फरीज़ा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा यहाँ पर मसले की बुनियाद नहीं, यहाँ पर कलमे की बुनियाद पर अल्लाह के मेहमान है, सबकी खिदमत होनी चाहिए, तमाम मसालिक को लेके चलना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छे अंदाज में मिलजुल के करेंगे। इस साल 2025 का कामयाब हज कैंप इंशाल्लाह तेलंगाना का रहेगा। गफलतें हुई वो दोबारा वो नहीं होगी। और रेवंत रेड्डी साहब जब पिछली हुकूमत जो 2-3 करोड़ रुपये कुछ था, इस साल 10 करोड़ से ज़्यादा का बजट दिए हैं। इंशाल्लाह ताला अच्छी से अच्छी हम खिदमत करेंगे। हैदरा के कमिश्नर ए.वी. रंगनाथ ने कामोनी चेरू और मैसमा चेरू का दौरा किया। नई तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। उन्होंने झीलों की हिफाजत और तजावुज़ात से निपटने के लिए हिदायत दी। कमिश्नर ने इस बात पर जोर दिया कि सिर्फ जुलाई 2024 के बाद बनाए गए ढांचों को गिराया जाएगा। इस मौके पर हैदरा कमिश्नर ने राघवेंद्र कॉलोनी के मुकामी अफराद को यकीन दिलाया कि पुरानी तामीरात के खिलाफ कोई इन्हदामी कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी। ఈరోజు ఇక్కడ కాముని చెరువు మూసాపేట ఏరియాలో ఇక్కడికి హైడ్రా బృందమును అట్లానే హెచ్ఎండి అధికారులు ఇంకా ఇతర అధికారులు అందరూ కూడా ఇక్కడ స్థానిక రిక్వెస్ట్ల మీద ఈ చెరువు ఎంక్రోచ్ అవుతుందనేటటువంటి ఒక కంప్లైంట్ మీద మేము ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. సో ఇక్కడ అంతా కూడా చూసాము. హెచ్ఎండి ఈ కాముని చెరువును కూడా డెవలప్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ ఏదైతే గనక ఎంక్రోచ్మెంట్స్ అంటే కొంత ఈ డెబ్రీ ఏదైతే కన్స్ట్రక్షన్ మెటీరియల్ తీసుకొచ్చి డంప్ చేస్తున్నట్టు ఇది క్లియర్ గా ఎంక్రోచ్ అవుతూ దీని ఒక గుడి అనేటటువంటి ఒక కవర్ తీసుకొని అక్కడ కూడా అల్లరి చేస్తున్నట్టు కూడా ఇక్కడ కంప్లైంట్స్ వచ్చినాయి. సో ఇక్కడ స్థానికులు కూడా చెప్తాం, గతంలో అంటే ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ కట్టినటువంటి ఇల్లు ఏవైనా ఉన్నా వాటిల్ని ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో హైడ్రా టచ్ చేయదు. కానీ ఇక మీద అంటే హైడ్రా ఫామ్ అయింది జూలైలో, ఆ తర్వాత గనక ఏమైనా స్ట్రక్చర్స్ వస్తుంటే గనక వాటిల్ని ఖచ్చితంగా వాటిల్ని డిమాలిష్ చేయడం జరుగుతుంది. చెరువు ఎఫ్టీఎల్లోకి వచ్చి కడుతున్నటువంటివి కానీ ఇప్పుడు ఏదైతే గనక ఆల్రెడీ పర్మిషన్ లేకుండా ఉన్న వాటి గతంలో పర్మిషన్ తీసుకొని ఏమన్నా పాత డేట్స్ తోటి కడుతుంటే గనక ఓకే, దట్ ఈస్ యాక్సెప్టెడ్. కానీ బట్ ఇప్పుడు పర్మిషన్ లేకుండా వచ్చేటటువంటి ఇక్కడ పర్మిషన్స్ కూడా ఇక మీద అంటే హైడ్రా ఫార్మేషన్ తర్వాత వచ్చే పర్మిషన్స్ కూడా అది వస్తే కూడా దాని మీద కూడా మేము చెక్ చేస్తాం. అటువంటి పర్మిషన్స్ కూడా న్యాచురల్ గా ప్రభుత్వం కూడా స్పష్టం చేసింది. పాత పర్మిషన్స్ ఉన్న వాటిని ఆనర్ చేస్తాం, కానీ కొత్తగా పర్మిషన్స్ ఎక్కడ కూడా అది యాక్సెప్ట్ చేయమని చెప్పేసి. సో ప్రభుత్వ పాలసీకి అనుగుణంగా ఈ చెరువులను కాపాడే దీంట్లో మేము డెఫినెట్ గా ఎఫ్టీఎల్ అట్లానే ఎంక్రోచ్మెంట్స్ కాపాడే దిశగా హైడ్రా పనిచేస్తుంది. అండ్ దీంట్లో ముఖ్యంగా ఈ ఎవరైతే ఈ పేదవాళ్ళు ఉన్నారో లేకపోతే చిన్నవాళ్ళందరూ కూడా ఆక్యుపై చేస్తున్నారో వాళ్ళని ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో డిస్టర్బ్ చేయడం కూడా వాళ్ళకి చెప్పడం జరిగింది. సో దీంట్లో ఎవడన్నా వచ్చి రేపు తప్పుడు ప్రచారం చేసి మీ ఇల్లులంతా కూడా కూలుస్తారంటే దయచేసి నమ్మొద్దని కూడా నేను చెప్తున్నాను. ఆల్రెడీ మీరు ఎప్పుడో కట్టుకుని ఇల్లులు అవి ఆథరైజ్ అయినా పర్మిషన్ లేకుండా महिंद्रा यूनिवर्सिटी की जानिब से स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस हवाले से लॉन्चिंग तकरीब मुनक़िद की गई। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के ज़िम्मेदारान ने शिरकत की और खिताब भी किया। We are saying January 2025 we are admitting 30 students into our BSc Culinary and Hospitality Management program. Okay. మీకు తెలుసు ఇవాళ పొద్దున నిన్న కూడా ఎంతో న్యూస్ వచ్చింది. వికాస్ ఖన్నా న్యూయార్క్ లో మిషెలిన్ స్టార్ రెస్టారెంటర్, he has opened up a new restaurant bungalow in New York City which has got a Michelin star. Okay, and Vikas Khanna then maatladadu, he talked about taking the Indian cultural cuisine overseas and making it a big brand and forget about French, Italian, American cuisines. He said Indian cuisine lo anta ruchitana undo anta idundo adi paiki teeskuni velipadu atanu New York ki, and he is a restaurateur, he is an entrepreneur. And so Thiru
has said, what will Mahindra University School of Hospitality Management stand for, and how do you differentiate it from all the other hotel management institutes in India which are running and have been running for the last 15-20 years? We are going to empower leaders and entrepreneurs. We want our graduates to go ahead, set up hotels, set up event management institutes, set up restaurants and get into those areas. I think that's what our focus is going to be. If you look at India's landscape, past and present and in future, how the industry is shaping up, particularly travel, tourism, which is enormous amount of change happened in the recent time, particularly post-COVID. So much changes happened, and we are all witnessing. People were scared that how this industry is going to bounce back, but however, which consumers are the king, and they are setting a standards and trends for us to serve. So this is a service industry, and which is ever evolving industry. So let us talk about the purpose of launching this program. This entrepreneurship and leadership empowering, which we are going to focus on this program, which is going to be a 4-year degree program, and with spread of 8 semesters, and wherein students get an opportunity to get their hands dirty in terms of taking deep dive into culinary as well as hospitality. Most of the colleges which in the country which is offering this program, not this kind of program, but the hotel management or a culinary arts management, we are combining hospitality. Hospitality is a broad sectors which where students can fit into any services industry, whether it is a customer centric or which is in the innovation part where it is mixed with the culinary aspect. So that's what we want to do. So so what we are going to do, we are going to launch in Jan 2025. We are going to take a small batch, 30 students. नारायण स्कूल के एक 7वीं जमात के स्टूडेंट ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई और जांच का आगाज़ कर दिया गया है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद यूसुफ के मुताबिक ये वाक़या हयात नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया है। और अब बात करेंगे मौसम के हवाले से। शहर हैदराबाद और रियासत के दीगर अजला में सर्दी की शदीद लहर जारी है। आज सुबह अक़ल्तरीन दर्जा हरारत आदिलाबाद में 5.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जबकि हैदराबाद यूनिवर्सिटी में 7.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। तेलंगाना डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के मुताबिक हैदराबाद के कई इलाकों में आज मंगल को अक़ल्तरीन दर्जा हरारत वाहिद अदद तक पहुँच गया। BHL फैक्ट्री और पटनचेरू में अक़ल्तरीन दर्जा हरारत 7.9 डिग्री, मौलाली में 8.2 डिग्री, राजेंद्र नगर में दर्जा हरारत अक़ल्तरीन 8.4 डिग्री रिकॉर्ड हुआ, जबकि गच्चीबौली में अक़ल्तरीन दर्जा हरारत 9.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों तक कई अजला में सर्द हवाएं चलने का इम्कान है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने कहा कि कम से कम दर्जा हरारत मामूल से 2 से 4 डिग्री कम रिकॉर्ड होने का इम्कान है। और बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। मोदी हुकूमत ने आज लोकसभा में 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल पेश कर दिया और अपोजिशन ने इसे वफाकी ढांचे के खिलाफ कहते हुए इसे वापस लेने का मुतालबा किया। कांग्रेस के लीडर मनीष तिवारी ने बिल की मुखालिफत की और कहा कि ये हमारी जमहूरियत के ख़िलाफ़ है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में वफाकियत का निज़ाम है और ये बिल आइन के निज़ाम के मुकम्मल ख़िलाफ़ है। समाजवादी पार्टी लीडर धर्मेंद्र यादव ने भी बिल की मुखालिफत की और इसे आइन की बुनियादी रूह के ख़िलाफ़ करार दिया। उन्होंने इस बिल को आमरीत का नतीजा करार देते हुए इसे वापस लेने की मांग की। कांग्रेस के गौरव गोगोई ने इस बिल को मुल्क के वोटरों की हक़ रायदही पर हमला करार दिया। उन्होंने बिल को पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी यानी JPC को भेजने का मुतालबा किया। इस दौरान ये भी तला है कि हुकूमत इस बात पर गौर कर रही है कि यह बिल मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी को भेजा जा सकता है। And therefore they need to be opposed ab initio, and the introduction of those bills have to be stopped. Number 2, Mr. Speaker, sir, how is it possible under our constitutional scheme that the tenures of the state legislatures can be made subject to the tenure of the national legislature? That is completely an antithesis of the constitutional scheme. There is absolutely no way under the Indian constitutional scheme where the states are separate constituents and equal constituents, the term of the state legislatures can be made subject
to the term of the national legislature. And my final point, Mr. Speaker, sir, India is a union of states. Article 1 of the Constitution states that India is a union of states and not vice versa. And so therefore, this excessive centralism... राज्यों का गठन भी किया था संस्कृति के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, भाषा के हिसाब से, परिस्थितियों और समय के हिसाब से। मैं नहीं समझता अध्यक्ष जी, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, उस समय के हमारे संविधान निर्माताओं से विद्वान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से ज्यादा विद्वान इस सदन में अभी कोई नहीं बैठा, मुझे कहने में संकोच नहीं है। और ये संविधान की मूल भावना को खत्म करके कैसे तानाशाही के रास्ते निकाले जाएं, इसके अलावा कोई काम ही नहीं बचा है। आखिर मनीष तिवारी जी ने कहा, कई एक विधानसभा के चुनाव अगर कोई अविश्वास आता है, अगर बहुमत नहीं मिलता है, तो क्या पूरे देश का चुनाव कराओगे? पूरे देश का चुनाव कराओगे? और ये लोग एक देश, एक संविधान, एक चुनाव की बात करते हैं, जो लोग 8 विधानसभाएं भी एक साथ नहीं करा पाते हो, मौसम देख के तारीखें बदलते हो, वो लोग बात करते हैं एक देश एक चुनाव की। इसलिए अध्यक्ष जी, कांग्रेस के एक और सीनियर लीडर जयराम रमेश ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वन नेशन वन इलेक्शन की बिल के सख्त खिलाफ है और हम इसकी भरपूर अंदाज में मुखालिफत करेंगे। Congress party is firmly, totally, comprehensively reject the one nation one election bill. The bill will be introduced. We will oppose the introduction. We will demand its reference to a joint parliamentary committee. We believe it's unconstitutional. We believe it goes against the basic structure and it is meant to throttle democracy and accountability in this country. Mr. Mallikarjun Kharge, Congress President, had written to Ramnath Kovind on the 17th of January 2024. It was a 4-page letter, very specific points on why the Congress party is objecting to the very idea of one nation, one election. And let me say this, the one nation, one election bill is only the first milestone. The real objective is to bring a new constitution. Amending the constitution is one thing, but bringing a constitution, which is the real objective of the RSS, which is the real objective of Mr. Modi, 400 par, he wanted the mandate for bringing a new constitution. Amending the constitution is one thing. The constitution has been amended 106 times in the last 75 years. It's natural. The first amendment was carried out yesterday. There was a big debate in Lok Sabha, Rajya Sabha, why the first amendment was carried. Why was it carried out? Because the Supreme Court rejected the Zamindari abolition laws. Because the Supreme Court rejected the reservations for scheduled castes, scheduled tribes and OBCs. So if you see Article 15(4), which provides for reservations, special provisions for scheduled castes, scheduled tribes and OBCs, has come about because of the First Amendment. So we are not opposed to amendment of the Constitution. 106 amendments have been carried out, and many of them are very important from a social and economic and political point of view. But what we are opposed to is a complete wholesale rejection of this Constitution. See, for the first time in 3,000 years, the BJP says mother of democracy, mother of democracy. The reality is, for the first time in India, 3,000, 4,000 years, depending on which historical perspective you take, in 1952, all people over the age of 21, poor, rich, scheduled caste, scheduled tribe, upper caste, women, OBCs, universal adult franchise became a reality for the first time in the elections of 1952, November 51 to February 52, 3 months. First time in Indian history, we had universal adult franchise. That was a consequence of the Constitution. That was a consequence of the Congress party's resolutions of 1928, 1931, 1934, 1937, 1939, and finally it got reflected in the Constitution. And we know what the RSS thinks about this Constitution. They rejected this Constitution on the 30th of November 1949, saying that it doesn't derive inspiration from the values of Manu and Manu Smriti and so on. So Mr. Modi's real objective, one nation, one election, is only a first step. The real step is to completely change this Constitution, replace this Constitution with a new Constitution. That's what we are.
और बात करेंगे फ़लस्तीन के हवाले से। शुमाली गज़ा के वाहिद जुज़वी तौर पर काम करने वाले कमाल अदवान हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर हुस्साम ने कहा कि काबिज़ इसराइली फ़ौज की शुमाली गज़ा पट्टी और हस्पताल पर बमबारी का सिलसिला जारी है। उन्होंने कहा कि इसराइली फ़ौज की जानिब से हस्पताल वाज़ेह तौर पर निशाने पर है, इसकी इमारत उसके इर्द गिर्द और उस पर बमबारी जारी है। फ़िक्र की बात यह है कि ज़ालिम फ़ौज की जानिब से इंतहाई निगहदाश्त के शुबे ने ICU को पहली बार स्नैपर्स ने निशाना बनाया और हस्पताल की खिड़कियों पर भी हमले किए गए। इससे अस्पताल के वार्ड्स के अंदर आने वाले किसी भी शख्स को चोट लगने का खतरा रहता है। उन्होंने कहा कि कल से हम राहदारियों में जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम करने पर मजबूर हैं। अस्पताल को फौरी जनरेटर्स की मरम्मत, बिजली, पानी और ऑक्सीजन की बहाली की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हम इस वक्त बिजली, ऑक्सीजन या पानी के बगैर मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। अस्पताल के हालात बद से बदतर हो गए। ताज़ा इसराइली हमलों में 10 फ़लस्तीनियों की शहादत की भी इत्तला दी गई है, जबकि ताहाल 13 महीनों से ज़्यादा अरसे से जारी इस जंग में 45,000 से ज़्यादा शहादतें वाक़ई हुई हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। तेलंगाना असम्बली में कर्जों की सूरत हाल पर कांग्रेस और BRS के दरमियान इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात। वज़ीर फ़ाइनांस भट्टी विक्रमारक और साबिक़ वज़ीर हरीश राव के दरमियान हुई बहस। मूसी प्रोजेक्ट से आम लोगों का होगा बड़ा नुकसान, BRS मुतासिरीन का साथ देगी। MLC के कविता ने कांग्रेस की रियासती हुकूमत पर की सख्त तनकीद है। तलबा की फ़ीस रिम्बर्समेंट की रकम जारी की जाए, वरना सड़कों पर निकलकर लाखों तलबा की तायद में करेंगे एहतजाज। तेलंगाना कानून साज असम्बली में मजलिस के फ्लोर लीडर अकबर वैसी ने दिया इंतबाह। मोदी हुकूमत ने आज लोकसभा में 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल पेश कर दिया। कांग्रेस समेत अपोजिशन ने इसे विफाकी ढांचे के खिलाफ करार देते हुए वापस लेने का किया मुतालबा। और शुमाली गजा के कमाल अदवान हॉस्पिटल पर बमबारी जारी, ताज़ा हमले में 10 फ़लस्तीनी शहीद। डायरेक्टर डॉक्टर हुस्साम अबू सफिया ने जाहिर की फिक्रमंदी। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।